अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज के हमारे वीलॉग में जिस तरह हमने फ्रीलांसिंग के एक डोमेन के ऊपर काम शुरू किया हुआ है और प्रीवियस वीलॉग में मैंने आपको गाइड किया था कि आप कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज उसी कंसेक्टिव सीरीज़ को लेके हम आगे चलेंगे और मज़ीद एक स्टेप आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने इस काम को स्टार्ट करना है। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप अपने सोशल सर्कल पे इसको शेयर करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। फ्रीलांसिंग की सीरीज़ के अंदर दूसरा वीलॉग में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आपको कॉन्सेप्चुअली अगर आप ये फ्रीलांसिंग की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट को तो किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है एज अ फ्रीलांसर और क्या क्या आप कंसल्टेंसी अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से आप की जो स्टार्ट लाइन है या जो स्टार्ट है वो कैसे होगा। तो इंशाल्लाह इस वीलॉग में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। आज की जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफी। स्टूडेंट कंसल्टेंसी आप किसी भी मुल्क में दे रहे हो, चाहे आप उसको ऑस्ट्रेलिया में ऑफ़र कर रहे हैं, यूरोप में ऑफ़र कर रहे हैं, अमेरिका में ऑफ़र कर रहे हैं या यूके में ऑफ़र कर रहे हैं, तो उस मुल्क की जो डेमोग्राफ़ी है या उसकी जोग्राफ़ियाई हदूद जो हैं या उसके बड़े बड़े शहरों का पता होना वो आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है और आपको ये आइडिया है कि आपने इस डोमेन में काम करना है फ्रीलांसिंग में, तो जो यूके की डेमोग्राफ़ी है या जोग्राफ़ियाई हदूद हैं उसके ऊपर आप एक वीक लगा लें और उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें। अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर कोई कहता है आपको कि जी ठीक है मुझे डमरा में एडमिशन करवाना है या फिर फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है वो वुलवरहम्पटन यूनिवर्सिटी कहाँ पे वाक़या है या जो फ़लाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो किस शहर में कौन से इलाके में कहाँ पे सिचुएटेड है और उसकी जो आसपास की आबादी है वो किस तरह की है, वो आबादी जो है वो किस बड़ी काउंसिल का या बड़ी शहर का या किस लोकल प्रोविंस का या किस इलाके का हिस्सा है। तो आपने करना क्या है कि आपने यूके की यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट निकाल लेनी है। ये लिस्ट आप चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल आप वेब पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ निकालनी इंग्लैंड की और 50 यूनिवर्सिटीज़ आपने लिस्ट डाउन कर ली, उन 50 यूनिवर्सिटीज़ का कुछ डाटा आपके पास होना चाहिए। एक तो ये है कि उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और उस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस आपको पता होने चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो यूनिवर्सिटी किस डोमेन में एजुकेशन ऑफ़र कर रही है। क्या वो मेडिकल में दे रही है, कंप्यूटर साइंस में दे रही है, आर्ट्स में दे रही है, जनरल साइंस में दे रही है, मैनेजमेंट में दे रही है या किस डोमेन में ऑफ़र कर रही है और उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जब आप ये सारी चीज़ें एक लिस्ट पाइल अप कर लेंगे तो उसके बाद आप एज अ फ्रीलांसर जो आपके पास कॉन्टैक्ट्स आएंगे या आपके पास स्टूडेंट अप्रोच करेंगे तो आपने ये खुद असेसमेंट करनी है कि किस स्टूडेंट को किस डोमेन में मैंने फ़िट करना है। अब देखें ना, नॉर्मल एक बंदा जो एफएससी आर्ट्स में करके आ रहा है या बीएस कर रहा है या नॉर्मल उसने बीए किया हुआ है उर्दू में या इंग्लिश में या साइंस में, तो आप उसको ज़ाहिर है इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में तो फ़िट नहीं कर सकते हैं। तो आपने एग्जैक्ट उसका जो बैकग्राउंड है प्रीवियस एजुकेशन का, उसको यूके का जो बैकग्राउंड है फ्यूचर एजुकेशन का या गोल्स हैं उसके साथ टैली करना है। तो जहाँ पे वो स्टूडेंट मैच करेगा उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्रोच करना है। फिर आपके अंदर जो मज़ीद आप चीज़ एक देखेंगे कि यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं करती हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके विज़िट करना शुरू कर दें या आप बताएं अपने कज़न को कि यार वो मेरी फूफी का बेटा वहाँ पे रहता है, उसको बता दिया जा यार मेरी यूनिवर्सिटी देख के आओ वो कहाँ पे है। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है और यहाँ पे कोई इतना वेला नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटियों में जाके फिरता रहे आपके लिए। यहाँ पे 99% काम जो है वो ईमेल पे होता है। आपने स्टूडेंट का पोर्टफोलियो लेना है, उस पोर्टफोलियो के अंदर कुछ उसके पेपर वर्क्स होंगे, उन पेपर वर्क को आपने यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देना है और यूनिवर्सिटी खुद उसकी असेसमेंट करके या आप एज अ कंसल्टेंट या जो फ्रीलांसर हैं आपने एक असेसमेंट करनी है कि इस स्टूडेंट को कौन सी यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट में किस डोमेन में किस डिपार्टमेंट में हम एडमिशन करवा सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटी जो है ईमेल पे ही आपसे रब्ता करती है, कॉल पे इतना कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर कोई आपको मसला हो भी जाए और आप कॉल कर भी लें तो वो फिर भी आपको ये कहेंगे जी ठीक है आपने डिस्कस कर लिया एंड सेंड अस द ईमेल। तो फिर आप दोबारा वो पूरी एक डिस्कशन लिख के दोबारा ईमेल करेंगे और इस ईमेल के ऊपर दोबारा वो अपना जो भी आपकी क्यूरी होगी या क्वेश्चन होगा उसको एड्रेस करेंगे और आपको जवाब देंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होंगे किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए आपने एक नई ईमेल क्रिएट करनी है और उसका पूरा केस उठा के आपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करना है। अब ये कि कितनी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, अमूमी तौर पे आप 8 से 12, 14 या मैक्सिमम अप टू 15-18 यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करेंगे। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 यूनिवर्सिटी को ही अप्रोच करें। इंग्लैंड के अंदर जितनी आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का पोर्टफोलियो निकाला, आपने देखा कि इसको मैं 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवा सकता हूँ, तो आपने उन 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ को सेपरेटली ईमेल कर देनी है और उनके साथ कम्युनिकेशन में शुरू कर देना है। फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको अप्रोच करेंगी, आपको जवाब देंगी। ऐसा यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी को ईमेल किया और आपने अगर एड्रेस सही नोट किया है तो वो आपको रिस्पांस ना करे, ये नामुमकिन है। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो प्रोसीजर है या ये जो सेटअप है या जो एक सर्कल है, एक स्टूडेंट को मैच्योर होने तक, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने तक, उसका वीज़ा लगने तक और यहाँ पहुँचने तक कमोबेश 2 से 6 महीने का प्रोसीजर है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एडमिशन है वो साल में 2 दफ़ा ही होता है, या तो मार्च अप्रैल में होता है या फिर अक्टूबर में होता है। तो इसका मतलब है अगर आपने अक्टूबर में एडमिशन लेना है तो आपका जो क्लाइंट है वो फरवरी मार्च में आपके पास आ जाना चाहिए। फरवरी मार्च में आप उसका पेपर वर्क शुरू कर देंगे, अक्टूबर सितंबर में उसके कम्युनिकेशन करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ और बाय एंड ऑफ अगस्त और सितंबर उसका वीज़ा लगेगा और अक्टूबर में वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा। तो आपको मिनिमम जो है वो 6 महीने का सर्कल हर सूरत में फ़ॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया सर्विसेज और वो कहेगा जी 2 महीने में या 10 दिन में मेरा एडमिशन करा दें और वो आपके सर पे सवार हो जाए और आप उसके सर पे सवार हो जाएं और फिर लड़ाई झगड़ा करके आप ख़त्म कर दें। ये बहुत क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को और आपको भी कि एक एडमिशन को मिनिमम 6 महीने हर सूरत में लगते हैं। मैंने यहाँ पे देखा है अक्सर कि यहाँ पे स्टूडेंट आके ना बड़े सैड से स्टेटस लगा रहे होते हैं, जी अभी तो लुटे गए हैं, जी मर गए हैं, जी अभी हम यहाँ पे हमें कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा। तो अब उसकी रीज़न ये है कि जो यहाँ का माहौल है ना यूके का, वो बहुत ही कंसेप्चुअली डिफरेंट है, बाय लॉ भी बहुत डिफरेंट है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में अगर उसको कंपेयर करें कि इंग्लैंड में मेरे पास एक गाड़ी है, मैं आपका कज़न हूँ या रिश्तेदार हूँ या रिलेटिव हूँ या भाई हूँ, मेरी गाड़ी मेरा भाई यहाँ पे नहीं चला सकता, बाय लॉ नहीं चला सकता। मेरी गाड़ी जिसके ऊपर मैं इंश्योर्ड हूँ और मेरी ऑनरशिप है, मेरा कोई भी फैमिली रिलेटिव, मेरे बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप पेरेंट, कोई भी मेरी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। अब इस लॉ को अगर आप पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दें तो पाकिस्तान में तो कहेंगे ये लोग पागल हो गए भाई, इंग्लैंड में मैं गाड़ी क्यों नहीं चला सकता हूँ तुम्हारी, तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो, जी फ़लाँ है जी फ़लाँ। तो ये जो कॉन्सेप्चुअली एक चेंज है ना यहाँ पे, वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि यार मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, और मैं यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? कि बाय लॉ मुझे अलाउड नहीं है। तो वो कानून तो पाकिस्तान में है ही कोई नहीं ना। तो जब वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो कानून के ताबे हो जाते हैं तो फिर उनको समझ आता है कि यार ये तो माहौल ही डिफरेंट है। हम क्या सोच के आए गए थे, हम याशी करेंगे जी, घूमेंगे जी, उधर जाएंगे जी, वो फ़लान लंदन देखेंगे जी, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अब पता ये चलता है कि वो तो ड्राइव ही नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, या पता ये चलता है कि उनको तो अलाउड ही नहीं है ये काम, और वो पाकिस्तान वाला माहौल भी नहीं है कि ये मेरी फूफी है तो मतलब जिधर मर्जी जाके सो गए और खाला के पास चले गए और महीना मुड़ के ही नहीं आए। तो किसी ने पूछा किधर है, तो ना खाला को पता है कि बच्चा किधर है, ना पेरेंट्स को पता है कि बेटा किधर है, ना बेटे को पता है कि माँ बाप किधर हैं, और कोई लुट प्रोग्राम है, पता ही कोई नहीं, माहौल बनाया हुआ है और सो पी रहे हैं और खा रहे हैं। तो वो जो माहौल है ना वो यहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए जब स्टूडेंट आ जाते हैं ना यहाँ पे तो वो एक अलग दुनिया में आ जाते हैं और फिर वो सैड स्टेटस लेकर आ रहे होते हैं कि जी हम यूके आ गए हैं जी, साडा दिल नहीं लगता, तो सानू ये हो गया, तो सानू हुण वापस जाना है, तो साडा इत्थे वो नहीं है, तो ये नहीं है। ये सब फजूलियात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप कानून के ताबे रह के उस पर अमल करेंगे, जो कि हमने करना नहीं होता पाकिस्तानी, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात हो जाती हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग, जिसमें मैंने आपको मज़ीद एक स्टेप आगे बताया है कि आपने कैसे इस काम को स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आपने चीज़ों को कंसेप्चुअली क्लियर करना है, कैसे स्टूडेंट को आपने कंसेप्चुअली क्लियर करना है, और फिर आपने उसको यहाँ पे एडमिशन करा के देना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, शेयर करना ज़रूर याद रखिएगा, और अपने सोशल सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगा, और तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।